वाद से रिलेटेड है। इस मूवी में आप देखेंगे एक जैक रियान नाम का CIA एनालिस्ट, उसे किसी के अकाउंट में गलत लेन देन पर शक होता है। फिर जब वो उसके ऊपर रिसर्च करता है तो उसे अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के खिलाफ एक बड़ी साजिश का पता चलता है। फिर उसकी डेस्क जॉब डेडली गेम में बदल जाती है। अब वो कैसे आतंकवादी संगठनों का पर्दाफाश करेगा, ये आपको तब पता चलेगा जब आप इस वेब सीरीज को पूरा देखेंगे। तो बिना समय गवाए कहानी शुरू करते हैं। समय है 1983 का, जगह है बेका वैली, लेबनान। सुलेमान और उसका भाई अपने रूम में मस्ती कर रहे थे। तभी वहाँ उसकी माँ आती है और कहती है तुम लोग बाहर जाकर खेलो, और फिर वो म्यूजिक बंद कर देती है। उनकी फैमिली बहुत बड़ी थी जो एकदम शांति से रहा करती थी। फिर सुलेमान और उसका भाई अली बाहर छत पर खेलने चले जाते हैं। तभी वे दोनों ध्यान देते हैं कि कुछ अमेरिकी लड़ाकू विमान उनकी वैली के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। फिर देखते ही देखते वे उनके पूरे इलाके में बारूद बरसा देते हैं और उस हंसती खेलती जगह को शमशान में बदल देते हैं। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। ये है जैक रायन जो कि वाशिंगटन DC में रहता है। ये CIA में एनालिस्ट की जॉब करता है जो कि एक डेस्क जॉब है। इसका काम है लोगों के खातों और असाधारण लेन देन पर नजर रखना। जब ये अपनी साइकिल से अपने ऑफिस जा रहा था तब इसका जेम्स नाम के एक बंदे के साथ एक्सीडेंट होता होता बच जाता है, जो कि अपनी फास्ट कार में अपने ऑफिस जा रहा था। फिर जैक अपने ऑफिस जाता है। इसके ऑफिस में सब इसको डॉक्टर रायन के नाम से पुकारते हैं। आज इनके ऑफिस में मीटिंग थी और ये जनाब लेट पहुंचे थे। तभी उनके रूम में एंट्री होती है जेम्स की। जेम्स बताता है मैं आपका नया ग्रुप चीफ हूँ। जेम्स को देखकर जैक का चेहरा उतर जाता है क्योंकि आज सुबह की उनकी पहली मुलाकात ठीक नहीं थी। फिर जेम्स सभी को अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए कहता है। जब जैक की बारी आती है तो वो बताता है कि मेरा नाम जैक रायन है। मैं ईडन और उसके आसपास के इलाकों की स्विफ्ट ट्रांजैक्शन की निगरानी रखता हूँ। पिछले कुछ महीनों में मैंने कई ट्रांजैक्शन पर रेड फ्लैग लगाए हैं क्योंकि मुझे उन पर शक है। जेम्स पूछता है ऐसा क्यों? जैक बताता है कि बहुत ही रेयरली ऐसा होता है कि कोई यमन में बड़ी ट्रांजैक्शन करता है। हाल ही में ऐसी ही एक ट्रांजैक्शन हुई है। मुझे शक है जिन्होंने ये ट्रांजैक्शन की है वे अपराधी हैं। उसका नाम सुलेमान है। मैंने रिसर्च की तो पता लगा लोग उसे जरूरत से ज्यादा ही इज्जत देते हैं। शिया हो या सुन्नी हो, सब लोग उसे मानते हैं। जेम्स कहता है मेरे पहले ही दिन मुझे लादेन जैसे आदमी की खबर मिल गई। फिर सब लोग उस पर हंसने लगते हैं। फिर जब वो वहाँ से बाहर जाते हैं तो जैक का साथी उसे बताता है कि उन्हें जॉब से हटा दिया गया था क्योंकि जब वो जंग में थे तो उन्होंने दुश्मनों को सूअर के खून से डूबी हुई गोलियों द्वारा मारने का ऑर्डर दिया ताकि उन्हें जन्नत नसीब ना हो। तभी हम हैनिन नाम की एक औरत को देखते हैं जो अपने बच्चों के साथ खेल रही थी। उसके बच्चों के नाम थे समीर, सारा और नूरा, और ये सुलेमान की पत्नी थी। तभी वहाँ पर शेख अल रदवान आता है और उसके साथ उसकी पूरी सेना थी। फिर वो हैनिन से पूछता है क्या तुम्हारे शोहर घर पर हैं? हैनिन पूछती है क्यों, क्या हुआ? रदवान बताता है कि हम एक आदमी को अपने साथ लाए हैं। तुम्हारे शोहर ने ही उसे यहाँ पर लाने की दरख्वास्त की थी। फिर वो उस आदमी को वहाँ पर छोड़ देते हैं। उस आदमी का नाम अंसर था जो कि अब से यहीं पर रहने वाला था। तभी रात को जब जैक अपने डिनर की तैयारी कर रहा था तभी उसके पास उसके पुराने बॉस जो का फोन आता है जो करीब 5 साल पहले उसके साथ काम किया करता था। वो जैक को अपने जन्मदिन पर इनवाइट करता है और संडे को अपने घर पर आने को कहता है। फिर रात को जब वो सोने की कोशिश करता है तो उसे नींद नहीं आती। उसे वो समय याद आता है जब वो सेना में था और अक्सर जो लोग दूसरों को मारते हैं वे अपनी रातें जाग कर बिताते हैं। फिर अगले दिन जब वो अपने ऑफिस में जाता है तो कुछ गलत ट्रांजैक्शन नोट करता है। फिर वो अपने बॉस जेम्स के पास जाता है और बताता है कि ये ट्रैक यूरो नाम की एक ऐप के जरिए ट्रांसफर किए गए पैसों का लेन देन है। जेम्स कहता है जब मैं कराची में था तब भी इसी ऐप को यूज किया जाता था। जैक बताता है कि ये सारे ट्रांजैक्शन सऊदी की एक कंपनी ने किए हैं और अजीब बात यह है कि इस कंपनी को 1 महीना पहले ही लाइसेंस मिला है। पिछले 8 दिनों में इन्होंने 6 बार स्विफ्ट ट्रांजैक्शन किए हैं जिनका टोटल $90 लाख से भी ज्यादा है। सर ये जो लोग भी हैं ये अपने प्लान को लेकर कॉन्फिडेंट हैं और इनको रोकने का ये सही समय है। जेम्स कहता है तुम उसे इसलिए रोकना चाहते हो क्योंकि उसका नाम सुलेमान है। फिर जैक कहता है सर हमारे ऑफिसर्स आज भी पछता रहे हैं कि उन्होंने 20 साल पहले लादेन को तब क्यों नहीं पकड़ा जब उन्होंने उसका नाम पहली बार सुना था। सर आप प्लीज उनका अकाउंट फ्रीज करने का ऑर्डर दीजिए। 911 के हमले में $5 लाख लगे थे और अब की बार तो ये रकम उससे 20 गुना ज्यादा है। जरा सोचो वे क्या कर सकते हैं। लेकिन जेम्स उसकी एक भी नहीं सुनता और वहाँ से वापस भेज देता है। अगले सीन में हम देखते हैं हैनिन चाय बनाकर अपने हस्बैंड के वर्क स्पेस पर जाती है। वहाँ मौजूद अंसर एक केमिकल ट्यूब को एक बोतल में डाल रहा था। फिर हैनिन कहती है मैं आप लोगों के लिए चाय लेकर आई हूँ। हैनिन को ये तो नहीं पता था कि ये क्या हो रहा है लेकिन वो श्योर थी कुछ न कुछ गलत ही हो रहा है या फिर गलत होने की तैयारी में है। दूसरी तरफ जैक अपने एक साथी को बताता है कि बॉस अकाउंट को फ्रीज करने से डरते हैं। फिर उसकी साथी बताती है कि ये अथॉरिटी ट्रेजरी डिपार्टमेंट के पास है। फिर जैक उस डिपार्टमेंट में अपनी एक दोस्त के पास जाता है और उसे कहकर सुलेमान का अकाउंट फ्रीज करवा देता है। तभी जेम्स के पास US एम्बेसी यमन से फोन आता है। फोन पर पीट नाम का ऑफिसर बात कर रहा था। वो कहता है कि तुमने जिस अकाउंट को फ्रीज किया है उसके बारे में बात करनी है। जेम्स कहता है मैंने किसी अकाउंट को फ्रीज नहीं किया। पीट कहता है तो तुम्हारे फ्लोर के किसी ऑफिसर ने किया होगा। जेम्स कहता है तुम 1 मिनट रुको, मैं अभी बैक कॉल करता हूँ। फिर वो गुस्से में जैक को आवाज देता है
जब जैक वहाँ पर आता है तो वो पूछता है तुमने किससे पूछकर उसके अकाउंट को फ्रीज किया है। जैक कहता है कि अगर आप इससे कोई मुसीबत में फंसने वाले हैं तो सारा इल्जाम मैं अपने सिर पर लेने को तैयार हूँ। फिर जेम्स तालियां बजाने लगता है और कहता है मान लो सुलेमान या सुपरमैन जो भी है, अगर उसको पता चला कि गवर्नमेंट ने उसका अकाउंट फ्रीज कर दिया है तो वो क्या करेगा? वो पीछे हट जाएगा और किसी के हाथ में कुछ नहीं लगेगा। हम उस बैंक पर नजर रख सकते थे, उसके कोरियर पर नजर रख सकते थे, उसके पूरे नेटवर्क को पकड़ सकते थे। फिर जैक कहता है कि हम पहरा देते रह जाते और वे लोग अगला 9/11 करके चले जाते। फिर जैक भी गुस्से में आकर अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं यमन में उस बैंक मैनेजर के ऊपर नजर रखी जा रही थी जिसके बैंक के द्वारा ये लेन देन हुआ था। तभी उससे मिलने के लिए 2 आदमी आते हैं। फिर जो ऑफिसर उन पर नजर रखे हुए था वो कहता है कि मुझे उनकी बातें सुननी है। तभी उनके पास एक लेडी आकर बैठ जाती है। उसके हाथ में माइक्रोफोन वाला पेन था। पास की ही एक बिल्डिंग में उनका एक स्नाइपर भी टारगेट को शूट करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा था। माइक से दूरी ज्यादा होने के कारण बैंक मैनेजर की आवाज साफ नहीं आ रही थी। ऑफिसर को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वे क्या बात कर रहे हैं। फिर ऑफिसर स्नाइपर को उन्हें शूट करने का ऑर्डर देता है, लेकिन स्नाइपर कहता है कि टारगेट निशाने से जा चुका है। फिर वे खुद गाड़ियों से नीचे उतरकर उन दोनों आदमियों का पीछा करने लगते हैं। फिर आगे जाकर वे उनको शॉक देकर बेहोश कर देते हैं और जल्दी से अपनी गाड़ी में बिठाकर वहाँ से ले जाते हैं। दूसरी तरफ जेम्स जैक के रिकॉर्ड्स चेक कर रहा था। उसे पता चलता है कि पहले वो सेना में था। फिर एक दिन एक हमले में उसके सभी साथी मारे गए, लेकिन वो अकेला ही था जो जिंदा बच गया। तभी जेम्स के पास फिर से पीट का फोन आता है और वो कहता है कि मुझे तुम्हें एक चौंकाने वाली खबर देनी है। दूसरी तरफ जैक अपने एक्स बॉस के बर्थडे पार्टी में जाता है। उसका बॉस अपनी पार्टी में आने के लिए उसका स्वागत करता है। फिर वो बातों बातों में जैक को कहते हैं कि मैं एक फंड रेज कर रहा हूँ, इन्वेस्टर्स साउथ कोरिया से हैं। मैं तुमसे ये जानना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट साउथ कोरिया के बारे में क्या सोचती है, कहीं मैं उनसे डील करके फंस तो नहीं जाऊंगा। लेकिन जैक कहता है वो मेरा डिपार्टमेंट नहीं है। फिर जो कहता है कि तुम मुझसे हाथ मिला लो, मैं तुम्हें तुम्हारा हिस्सा दूंगा। ये सच्चाई की मूर्त बने रहने से कोई फायदा नहीं। जब तुम बूढ़े हो जाओगे तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं होगा और उस वक्त तुम पछताओगे। फिर जो अपने बाकी के गेस्ट से मिलने चला जाता है। तभी जैक के पास डॉक्टर कैथी आती है। वो कहती है कि तुमने बर्थडे बॉय को नाराज कर दिया। दरअसल डॉक्टर कैथी जो की बेटी थी। फिर उन दोनों में दोस्ती हो जाती है। कैथी जैक से काफी इम्प्रेस हो गई थी, लेकिन तभी वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर आकर रुकता है। फिर उनमें से 2 ऑफिसर निकल कर आते हैं और जैक रेयान को अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। फिर लेडी ऑफिसर कहती है आप अपनी गाड़ी की चाबी दीजिए, वो गाड़ी मैं आपके घर पहुँचा देती हूँ। जैक को उस समय बिल्कुल नहीं पता था कि वे लोग उसे इस तरह से क्यों लेने आए हैं। फिर वो उसे जेम्स के पास ले जाते हैं। जेम्स बताता है कि जिस अकाउंट को तुमने फ्रीज किया था उससे रिलेटेड एएसडी और यमनी पीएसओ ने 2 लोगों को पकड़ा है। शायद वे खबरी हैं। अब वे उनसे पूछताछ करने वाले हैं और उनके द्वारा की गई फाइनेंशियली गड़बड़ के बारे में तुम्हें सबसे ज्यादा पता है, इसलिए तुम भी मेरे साथ वहाँ चल रहे हो। जैक कहता है कि मैं एक एनालिस्ट हूँ, मैं इंटेरोगेशन वगैरह थोड़ी करता हूँ। जेम्स कहता है चुपचाप प्लेन में बैठो। फिर वहाँ जाकर जेम्स जैक को अपने दोस्त मार्टिस से मिलवाता है। ये दोनों पहले पाकिस्तान में एक दूसरे के साथ काम कर चुके हैं। फिर उनको बेस कैंप के अंदर ले जाया जाता है। फिर मार्टिस उन दोनों को खबरियों से मिलवाता है। वे दोनों सऊदी से थे। उनमें से एक का नाम था उमाद रब्बानी और दूसरा उसका बॉडीगार्ड था जिसके पास सऊदी का ड्राइविंग लाइसेंस भी था। जैक पूछता है क्या उनके पास कोई फोन था। फिर जैक को उमाद का फोन दे दिया जाता है। फिर जैक उसको चेक करके बताता है कि इसी नंबर से पैसे ट्रांसफर किए गए थे। फिर सुबह से शाम हो जाती है। इतनी लंबी पूछताछ के बाद भी वे लोग अपनी जुबान नहीं खोलते। फिर बेस के बाहर कुछ कारें आकर रुकती हैं। फिर एक गार्ड जो कि उन्हें जानता था उनके पास जाता है। वे लोग बताते हैं कि हम और 4 लाशें लेकर आए हैं जो ड्रोन हमले में मारे गए थे। फिर वे लोग पैसों के बदले उन लाशों को फौजियों को सौंप देते हैं और बेस के अंदर रखवा देते हैं। तभी पूछताछ खत्म होने के बाद जैक बॉडीगार्ड के पास जाता है और उसे खाने के लिए खाना और पीने के लिए पानी देता है। जैक बताता है कि मैं एक एनालिस्ट हूँ, यानी कि एक सीडिंग जॉब करता हूँ, यानी कि एक ऑफिस में काम करता हूँ। तुम क्या करते हो? सुफियान कहता है मैं बॉडीगार्ड हूँ। तभी वे लाशें जो बेस कैंप के अंदर रखी गई थी उनमें से अली नाम का एक आदमी उठ खड़ा होता है। उसने अपने चेहरे पर किसी और मरे हुए आदमी का मास्क पहना हुआ था। फिर वो अपने पास पड़ी डेड बॉडी के पेट में से बंदूकें निकालता है। तभी जैक पूछता है कि तुम जिसके साथ आए हो उसके बारे में क्या जानते हो? सुफियान कहता है वो मेरा क्लाइंट है और मैं अपने क्लाइंट के साथ ज्यादा बातें नहीं करता। फिर जैक पूछता है क्या तुमने सुलेमान का नाम सुना है? सुफियान कहता है ये तो बहुत ही कॉमन नाम है। तभी कैंप के बाहर फिर से एक कार आ जाती है और इस बार ये लोग किसी और ही मकसद से आए थे, लेकिन फौजी उनके इरादे को समझ जाते हैं और उन्हें ठोक देते हैं। तभी उस कार में विस्फोट हो जाता है जिसकी आवाज से सभी अलर्ट हो जाते हैं। तभी देखते ही देखते वहाँ पर और भी कारें आ जाती है और उनमें बैठे लोग फौजियों पर हमला कर देते हैं। जेम्स और उसके साथी खबरी को रूम में बंद करके बाहर आ जाते हैं। फिर जेम्स जैक को कहता है तुम भी खबरी वाले रूम में चले जाओ, वहाँ तुम सेफ रहोगे। फिर जैक ऐसा ही करता है। फिर वे आतंकी जनरेटर को उड़ा देते हैं जिसके कारण वहाँ पर अंधेरा हो जाता है। तभी अली एक फौजी को गन पॉइंट पर ले लेता है और कहता है मुझे मेरे साथियों के पास लेकर चलो। फिर जब वो फौजी उसे खबरी के पास लेकर जाता है तो अली उस खबरी को ठोक देता है। फिर अली कहता है कि मुझे मेरे दूसरे साथी के पास लेकर चलो। बाहर गोलाबारी अभी भी जारी थी। इतने में वो फौजी अली को बॉडीगार्ड वाले रूम में ले जाता है। फिर दरवाजा खुलते ही बॉडीगार्ड चिल्लाता है
दरवाजे के पीछे कोई है। फिर अली गोली चला देता है और वो गोली फौजी को लग जाती है। फिर अली और जैक दोनों में हाथापाई हो जाती है। अली की गन नीचे गिर जाती है, जिसको सुफियान उठाने की कोशिश करता है। तभी अली के हाथ में एक चाकू लग जाता है, जिससे वो जैक के पेट पर वार करता है। फिर जैक उसे खूब धोता है, लेकिन अली भी कम नहीं था। फिर अली के हाथ में गन लग जाती है और वो जैसे ही उसे ठोकने वाला था, जैक फौजी के कपड़ों में से ग्रेनेड उठा लेता है और उसकी पिन उतारकर कहता है चलाओ गोली, मरेंगे तो तीनों इकट्ठा मरेंगे। फिर अली फौजी की जेब से चाबियां निकालता है और सुफियान उनसे अपनी हथकड़ी खोल लेता है। फिर बाहर जाते समय सुफियान कहता है मुझे लगता था तुम एक मामूली से एनालिस्ट हो। जैक कहता है तुम भी कोई बॉडीगार्ड नहीं हो, तुम सुलेमान हो। फिर वे लोग दरवाजे को बाहर से बंद करके वहाँ से चले जाते हैं। फिर जैक उस ग्रेनेड में वापस से पिन लगा देता है और चैन की सांस लेता है। फिर सुलेमान और अली दीवार फांदकर दूसरी तरफ चले जाते हैं। फिर उनके आदमी उन्हें कार में बिठाते हैं और वहाँ से वापस लौट जाते हैं। ये लोग शेर के मुंह में हाथ डालकर उनका शिकार छीन कर ले गए थे। दोस्तों, अली और सुलेमान वही बच्चे थे जिनको हमने एपिसोड की शुरुआत में देखा था। जब अमेरिका ने उनके इलाके पर हमला किया तब वे दोनों बच गए थे। अपने परिवार की मौत का बदला लेने के लिए इन दोनों ने आतंकवाद का रास्ता अपना लिया। इतने में जैक भी रूम से बाहर आ जाता है और चारों तरफ तबाही का मंजर देखकर चौंक जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। सेकंड एपिसोड में हम देखते हैं पेरिस की एक चर्च में से एक फादर रात को अपने घर जाने के लिए निकलते हैं, लेकिन घर पहुंचने से पहले ही दो गुंडे आकर उन्हें मार देते हैं। अब ये गुंडे कौन थे और इन्होंने फादर को क्यों मारा, ये आपको आगे पता चलेगा। तभी हम जैक को देखते हैं जिसका पूरा शरीर जख्मों से भरा पड़ा था। फिर CIA के सभी ऑफिसर्स उस जगह की CCTV फुटेज देखते हैं जहाँ पर बीती रात हमला हुआ था। फिर डायरेक्टर पूछती है कि हमारे कितने लोग मारे गए। फिर एक ऑफिसर बताता है 3 ऑफिसर्स। फिर वे आपस में चर्चा करते हैं कि इस सुलेमान नाम के आदमी को पहले भी कहीं पकड़ा गया था और जो उसका छोटा भाई है वो हमेशा सुलेमान की आड़ में छिपा रहता है। फिर एक ऑफिसर पूछता है क्या ये ISIS से बिलोंग करता है। जैक कहता है नहीं। फिर सभी लोग उसकी तरफ देखने लग जाते हैं। तभी एक ऑफिसर बताता है इसका नाम जैक रायन है। वीडियो में इसी आदमी के हाथ में ग्रेनेड था। फिर ऑफिसर वो भी पूछते हैं तुम इसके बारे में इतना सब कुछ कैसे जानते हो, जबकि हमने इसका नाम पहली बार सुना है। जैक बताता है कि ISIS जैसे ग्रुप ज्यादातर पैसे स्मगलिंग या इराक और सीरिया से चुराए हुए तेल को बेचकर कमाते हैं। फिर वे हवाला द्वारा पैसे इधर उधर करते हैं बिना पेपर्स और बैंक के। लेकिन इस केस में हमने जो यूरोपियन बैंक पकड़ा है उसके अंदर बहुत सारे अकाउंट से पैसे जमा किए गए थे, इतने सारे कि हम किसी पर भी शक नहीं कर सकते। इसका मतलब वो बहुत ज्यादा होशियार है। तभी जेम्स कहता है कि ISIS को ढिंडोरा पीटने की आदत है, अगर ये काम उन्होंने किया होता तो वे सीना ठोक कर बता देते। सर, मैंने हमला होते हुए देखा है, वे लोग ट्रेंड थे। जाने से पहले वे अपने साथियों की लाशें भी ले गए ताकि हमारे हाथ कोई भी सबूत ना लगे। फिर ऑफिसर नेथन कहते हैं कि हमें यह केस CTC यूरोप को दे देना चाहिए, लेकिन जेम्स कहता है हमने उसे ढूंढा है, इसलिए ये केस हमें मिलना चाहिए। लेकिन ऑफिसर कहता है तुम्हें जो भी जानकारी मिले तुम उनको बता देना, इससे उनकी हेल्प हो जाएगी। अगले सीन में हम सुलेमान और अली को देखते हैं। सुलेमान अली को किसी मिशन पर जाने के लिए कह रहा था, लेकिन अली कहता है कि आप और किसी को क्यों नहीं भेज देते। फिर सुलेमान कहता है मुझे तुम्हारे सिवा किसी पर भी भरोसा नहीं। फिर जाने से पहले अली अपने भाई से गले मिलता है और एक बोट में बैठकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जब जैक अपने ऑफिस में जाता है तो उसकी कोलीग उसे बताती है कि मैंने तुम्हें वेस्टर्न यमन के मुख्य संदिग्धों का लिंक भेजा है, उनके फोन नंबर्स के साथ। तभी वहाँ पर जेम्स आता है और जैक को अपने ऑफिस में आने के लिए कहता है। फिर वो जैक को सुलेमान का मोबाइल देता है और कहता है कि CTC ने इस पर सिर फोड़ने की काफी कोशिश की, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा। फिर मैंने इसे वहाँ से गायब करवा लिया। कभी कभी अपना उल्लू सीधा करने के लिए रूल्स तोड़ने पड़ते हैं। इस फोन पर 8 डिजिट का पासवर्ड लगा है और तुम सुलेमान को हमसे ज्यादा जानते हो, इसलिए तुम ही इस पासवर्ड को क्रैक कर सकते हो। फिर थोड़ी देर बाद जैक के पास एक कॉल आती है क्योंकि ऑफिसर नेथन उससे मिलना चाहते थे। फिर वो उनसे मिलने के लिए जाता है। ऑफिसर कहते हैं कि मुझे पता लगा है तुम पहले नेवी में थे, देश को तुम पर नाज है। फिर वो पूछते हैं कि हम सुलेमान को कैसे पकड़ेंगे। जैक बताता है कि हमें किसी तरह ये जानना होगा कि वो आखिर करना क्या चाहता है। ऑफिसर कहते हैं कि इसमें जानना क्या है, ये तो सब जानते हैं कि वो हम अमेरिकन को खत्म करना चाहते हैं। जैक कहता है सर वो बहुत चालाक है, वो जो भी कर रहा है बहुत सोच समझकर प्लान बना के कर रहा है, वो एकदम बिन लादेन जैसा है। फिर ऑफिसर कहते हैं कि मुझे तुम में वो काबिलियत नजर आ रही है, तुम ये केस सॉल्व कर लोगे, लेकिन जो तुम्हारा ग्रुप चीफ है जेम्स, उसके ख्यालात हेडक्वार्टर से नहीं मिलते, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम आज के बाद डायरेक्ट मेरे साथ काम करो। लेकिन जैक कहता है मुझे सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए। दूसरी तरफ जब सुलेमान अपने घर लौटता है तो उसके बच्चे बहुत खुश होते हैं क्योंकि वो कई दिनों बाद अपने अब्बू से मिल रहे थे। सुलेमान अपने बच्चों के लिए खिलौने भी लेकर आया था। फिर रात को जब सुलेमान की बेटी सारा सुलेमान के आदमियों को खाना परोस रही थी तब उनमें से एक लड़का यजीद उसकी बेटी को घूरे जा रहा था, लेकिन सारा की माँ उसे देख लेती है
और उसे डांटकर अंदर भेज देती है। दूसरी तरफ जेम्स अपने एक पुराने साथी से मिलता है। वो पूछता है आजकल तुम मस्जिद क्यों नहीं आते? जेम्स कहता है मैंने शादी करने के लिए धर्म बदला था, लेकिन मेरी बीवी मुझे छोड़कर चली गई, इसलिए अब वहाँ पर जाना थोड़ा अजीब लगता है। फिर उसका दोस्त उसे एक माला देता है और कहता है ये तुम्हें हमेशा याद दिलाएगी कि तुमने खुद को अल्लाह से दूर किया है, लेकिन फिर भी अल्लाह तुम्हारे साथ है हमेशा। दूसरी तरफ जैक सुलेमान पर रिसर्च कर रहा था। फिर वो एक पासवर्ड लगाकर फोन को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन नाकामयाब रहता है। तभी वहाँ पर जेम्स आता है और पूछता है क्या मोबाइल खुल गया? फिर जैक बताता है कि 8 डिजिट वाला पासवर्ड क्रैक करने के चांसेस लाखों में से एक है और 10 बार गलत पासवर्ड लगाने पर मोबाइल लॉक हो जाएगा। जेम्स कहता है मैं जानता था, ये बहुत मुश्किल काम है। फिर जब जेम्स वहाँ से जाने लगता है तो जैक कहता है कि मुझे पता होना चाहिए आपको कराची से वापस क्यों भेज दिया गया। फिर जेम्स कहता है मुझे भी तो पता होना चाहिए तुम्हें अफगानिस्तान से वापस क्यों भेज दिया गया। अब तुम्हें मेरे साथ काम करने के लिए मेरी 2 शर्तें माननी होंगी। एक, तुम अपने अतीत के साथ रहो और मुझे अपने अतीत के साथ रहने दो। दूसरी, मैं तुम्हारा कोई लंगोटिया यार नहीं हूँ, तुम्हारा सीनियर हूँ। फिर जैक कहता है सॉरी, इसका पासवर्ड क्रैक करने के चक्कर में मेरा दिमाग खराब हो गया था। तभी जेम्स कहता है कि एक बार फुटेज को रिवाइंड करो। फिर वे गौर करते हैं सुलेमान किस तरह से हथकड़ी पहनता है, यानी कि वो पहली बार हथकड़ी नहीं पहन रहा था, वो पहले भी जेल जा चुका था। फिर जैक कहता है हो सकता है कि ये किसी और देश में जेल गया हो। उसके मोबाइल में यूरोपियन सिम है, मैं चेक करता हूँ शायद वो किसी यूरोपियन जेल में गया हो। फिर वो यूरोपियन सिस्टम में चेक करता है, उसे सुलेमान का रिकॉर्ड मिल जाता है। फिर वे उसके जेल का नंबर जो कि 8 अंक का था मोबाइल में डालकर देखते हैं। अब की बार मोबाइल खुल जाता है क्योंकि हर इंसान का पासवर्ड उसके किसी पर्सनल काम से जुड़ा होता है। फिर वे दोनों अपने सीनियर के पास जाते हैं और बताते हैं कि उसके कॉल लॉग में सिर्फ 4 ही नंबर थे। हमने उनकी लोकेशन चेक की है, वे पेरिस में हैं। तभी वहाँ पर ऑफिसर नेथन आ जाते हैं। जेम्स कहता है कि हमें पेरिस जाने की परमिशन चाहिए, हम उसे पकड़कर रातों रात लौटाएंगे। लेकिन ऑफिसर नेथन कहते हैं कि ये केस मैंने CDC यूरोप को दे दिया है। लेकिन तभी उनकी बात काटते हुए डीओ शेल्बी कहते हैं डॉक्टर रेयान तुमने उन्हें ढूंढा है, बताओ तुम क्या चाहते हो? जैक कहता है हम उसे ढूंढने के लिए जाना चाहते हैं। फिर वे कहते हैं ठीक है तुम DGSI से बात कर लो, वे तुम्हारी वहाँ पर सपोर्ट करेंगे। तभी हम देखते हैं अली पेरिस की गलियों में घूम रहा था। फिर जब वो एक रेस्टोरेंट के बाहर बैठता है तो उसके पास एक बूढ़ा आदमी आता है। फिर वो अपने बैग में से एक पैकेट निकालता है और उस पैकेट के अंदर से एक सिम कार्ड। फिर वो सिम उस बूढ़े आदमी को दे देता है, लेकिन बूढ़ा आदमी कहता है कि ये काम मैं लास्ट बार कर रहा हूँ। फिर अली उसे कुछ पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ सारा और समीर दोनों घर के अंदर फुटबॉल खेल रहे थे। तभी जब फुटबॉल नीचे चला जाता है तो सारा उसे लेने के लिए जाती है। फिर उसे नीचे वाले कमरे में कुछ आवाजें आती है। जब वो उस कमरे में झांकने लगती है तो पीछे से यजीद आ जाता है। वो पूछता है यहाँ क्या कर रही हो? सारा कहती है मैं अपने अब्बू को ढूंढ रही थी। फिर जब वो वहाँ से जाने लगती है तो यजीद उसका रास्ता रोक लेता है। फिर वो उसे अपनी झूठी लॉलीपॉप खाने के लिए कहता है, लेकिन वो मना कर देती है। फिर वो उसे एक और लॉलीपॉप निकाल कर देता है और कहता है चूसो इसे। लेकिन तभी वहाँ पर समीर आ जाता है और सारा भागकर वापस ऊपर चली जाती है। फिर वो अपनी अम्मी से लिपटकर खूब रोती है। सारा कहती है मुझे इन लोगों से नफरत है, अब्बू इन्हें यहाँ पर क्यों लेकर आए हैं? फिर उसकी अम्मी कहती है बेटा तुम डरो मत, मैं तुम्हें किसी को भी चोट पहुँचाने नहीं दूंगी। फिर जब रात को सुलेमान घर आता है तो हैनिन उससे पूछती है कि अब तुम ये कैसे कैसे लोगों को घर पर लाने लगे हो? मैं और बच्चे अकेले घर पर होते हैं, मैं जानती हूँ तुम देश के लिए लड़ रहे हो और एक नेक इंसान हो, लेकिन क्या इन लोगों का घर पर आना जरूरी है? फिर सुलेमान कहता है कि इन लोगों को मेरी जरूरत है, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ, तुम्हें मुझ पर यकीन करना ही होगा। अगले दिन जैक और जेम्स दोनों पेरिस पहुँच जाते हैं। फिर वहाँ की पुलिस टीम उन दोनों का स्वागत करती है। फिर ऑफिसर सेंड्रीना जेम्स को कहती है कि अब से मैं तुम्हें लीड करूंगी और मैं तुम्हें जो भी ऑर्डर दूं तुम्हें फॉलो करना होगा। फिर रास्ते में उन्हें पहनने के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट दी जाती है। फिर सेंड्रीना बताती है कि जो नंबर आपने दिया था उससे एक घर में 7 बार कॉल की गई है, वो घर पेरिस से 5 किलोमीटर दूर है। फिर वो पूछती है तुम सुलेमान को क्यों पकड़ना चाहते हो? जेम्स बताता है हमें नहीं पता वो क्या करना चाहता है, लेकिन उसको यहाँ से अलग अलग नंबरों से पैसे ट्रांसफर हुए हैं। वो ट्रैक यूरो नाम की एप्लीकेशन को यूज करते हैं जिसकी लिमिट एक बार में $10,000 है। फिर एक पुलिस वाला जैक को एक गन देता है और कहता है इसे ध्यान से चलाना, जोश में आकर कहीं मुझे ही मत ठोक देना, मेरे बच्चे समझते हैं मैं एस्ट्रोनॉट हूँ। फिर उन्हें कैसे बताऊंगा कि स्पेस में गोली कैसे लग गई। उस समय एक घर में कई लोग इकट्ठा बैठकर ट्रैक यूरो एप्लीकेशन से सुलेमान के पास पैसे सेंड कर रहे थे। अली भी उस समय वहीं पर था। तभी पुलिस वाले वहाँ पर पहुँच जाते हैं। फिर वे एक बिल्डिंग के अंदर जाने लगते हैं। उस समय बिल्डिंग के नीचे 2 बच्चे खेल रहे थे। फिर जैसे ही पुलिस वाले अंदर जाते हैं उनमें से एक बच्चा अली को मैसेज कर देता है कि नीचे पुलिस आई है। फिर वे अपना सारा तामझाम समेटने लगते हैं और उसके बाद वे पुलिस के स्वागत के लिए अपने हथियार रेडी करते हैं। तभी अली एक बॉम्ब वाली जैकेट निकालता है और पूछता है कुर्बानी कौन देगा। फिर वहाँ जो लड़की थी वो जैकेट पहनने के लिए मान जाती है। फिर जब पुलिस वाले गेट पर पहुँचते हैं तो अंदर से गोलीबारी शुरू हो जाती है। फिर पुलिस वाले भी जवाबी कार्रवाई करते हैं और उनके कई आदमी मार देते हैं। वो लड़की उस समय किचन में खड़ी रो रही थी। फिर जब पुलिस वाले उस घर के अंदर घुसते हैं तो अली वहाँ से भागने की कोशिश करता है। फिर वो खिड़की के जरिए बाहर जाता है और नीचे वाले फ्लैट में कूद जाता है। उस समय उसके पेट पर एक गोली लगी थी, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारता।
उतारता और वहाँ से जाने लगता है। उस समय जैक भी एक पुलिस वाले को नीचे लेकर जा रहा था क्योंकि उसे गोली लगी थी। फिर वो सीढ़ियों पर खून लगा हुआ देखता है और समझ जाता है कि एक आतंकी नीचे भागा है। फिर जब वो नीचे झांकता है तो उसको अली दिख जाता है। फिर वो उस पुलिस वाले को वहीं पर बिठा देता है और खुद भागकर उसका पीछा करता है। बिल्डिंग के नीचे जाकर वो अपनी गन निकाल लेता है और अली के पीछे भागने लगता है, लेकिन भीड़ ज्यादा थी इसलिए उसे गोली चलाने का मौका नहीं मिलता। इतने में वे पुलिस वाले उस लड़की को भी गन पॉइंट पर ले लेते हैं और कहते हैं हाथों को ऊपर करो और घुटने पर बैठ जाओ। लेकिन तभी वहाँ एक पुलिस वाला आता है और उस लड़की को ठोक देता है। लड़की के मरते ही उसके हाथ में जो ट्रिगर था वो रिलीज हो जाता है और वहाँ पर एक जोरदार धमाका हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं क्या होता है। थर्ड एपिसोड में हम देखते हैं विस्फोट होने के बाद वहाँ पर एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड वाले आ जाते हैं। जो लोग जिंदा बचे थे उनको रेस्क्यू कर लिया जाता है और उनका इलाज शुरू कर दिया जाता है। फिर जब जैक उस बिल्डिंग में जाता है तो वहाँ उसे सैंड्रीना मिलती है। वो बताती है मैं इन सबको पहले से जानती हूँ, ये यहाँ एक मस्जिद में जाया करते थे जहाँ लोगों की सोच को बदला जाता है। तभी जैक नीचे पड़ी हुई सिम उठाता है और कहता है ये लोग ट्रैक यूरो इस्तेमाल कर रहे थे। फिर जैक की नजर जेम्स पर जाती है जो कि इन मरे हुए लोगों के लिए दुआ मांग रहा था कि इन सब के गुनाहों को माफ करके इनको जन्नत नसीब हो। अगले सीन में हम मोहम्मद नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपने बेटे को नमाज अदा करना सिखा रहा था। फिर वो अपने बेटे को समझाता है कि दादाजी का कहना मानना और फिर वो अपने काम पर निकल जाता है। लेकिन तभी एक ड्रोन हमले में उसे मार दिया जाता है। जिसने इस पर निशाना लगाया था उसका नाम था विक्टर। फिर उसकी साथी ईवा उसे $100 देती है और कहती है तुम्हारा निशाना बहुत बढ़िया था। लेकिन कहीं न कहीं विक्टर दुखी था क्योंकि उसने जिसको मारा था वो उसे जानता भी नहीं था, सिर्फ ऑर्डर के चलते उसने उसे मार दिया था। दूसरी तरफ सैंड्रीना बताती है कि हमारे पास में एक मेट्रो स्टेशन है, हमने वहाँ भी चेक करवाया लेकिन वो आतंकवादी हमें वहाँ भी नहीं मिला। तभी उसके पास एक पुलिस वाला आता है और एक फाइल देता है। सैंड्रीना बताती है कि हमने जेल से सुलेमान का रिकॉर्ड निकलवाया है। 23 महीनों में उससे सिर्फ उसका भाई मिलने आया था, अली। फिर उसकी फोटो देखकर जैक पहचान जाता है ये वही आदमी है जो कल यहाँ से भागा था। फिर सैंड्रीना बताती है जो एड्रेस वो जेल में लिखवाया करता था वो यहाँ से 1 घंटे की दूरी पर है। फिर जेम्स जैक से पूछता है जब तुम उसका पीछा कर रहे थे तो तुमने उस पर गोली क्यों नहीं चलाई? जैक कहता है आसपास बहुत से लोग थे। जेम्स कहता है जब गोली मारने के लिए बंदूक निकालो तो गोली चलाओ। अगले सीन में हम देखते हैं हैनिन अपने घर के पीछे फतेही नाम के एक आदमी से मिलती है। वो आदमी हनीन को 4 पासपोर्ट देता है। फिर हनीन उसे पैसे देने की कोशिश करती है लेकिन वो कहता है कि मैंने ये काम पैसों के लिए नहीं किया। फिर घर पर जाकर वो सभी पासपोर्ट छुपा देती है। दूसरी तरफ अली पेरिस में उमर नाम के एक आदमी के घर छुपा था। फिर उमर कहता है तुम बहुत खुशकिस्मत हो, गोली तुम्हें छू कर निकल गई। फिर वो उसे पहनने के लिए साफ कपड़े देता है। अगले सीन में हम विक्टर को देखते हैं जो सोने से पहले स्लीपिंग पिल लेता है। फिर वो अपने रूम में जाकर वो नोट जो उसने जीता था उस पर नंबर लिखकर दीवार पर टांग देता है। ये नोट उसे याद दिलाते थे कि उसने अब तक अपने ऑर्डर का पालन करने के लिए कितने लोगों को मारा है। तभी रात को लेटे लेटे उसे एक आइडिया आता है, इसलिए वो सभी नोट इकट्ठा करके कसिनो में जुआ खेलने के लिए चला जाता है। आज उसकी किस्मत उसका साथ दे रही थी इसलिए वो कसिनो में बहुत सारे पैसे जीत जाता है, करीब करीब $29,400। दूसरी तरफ जैक और सैंड्रीना अली को पकड़ने के लिए जा रहे थे। रास्ते में जैक पूछता है इस बंदे के पास डिग्री थी, ये चाहता तो इसे कोई अच्छी जॉब मिल सकती थी लेकिन इसने ये रास्ता क्यों चुना? फिर सैंड्रीना कहती है एक कागज का टुकड़ा किसी का नजरिया नहीं बदल सकती। दूसरी तरफ विक्टर उस कपल को अपने घर ले आता है जो कसिनो में उनके साथ खड़ा था। इन दोनों को विक्टर के जीतने की कुछ ज्यादा ही खुशी थी इसलिए वे छोटी सी दारू पार्टी के लिए विक्टर के घर आए थे। लेकिन वो लेडी विक्टर पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान थी और उसका हस्बैंड भी उसे खुली छूट दे देता है। फिर विक्टर और वो लेडी दोनों रंगरलियां मनाते हैं और उस लेडी का हस्बैंड उनके सामने ही बैठकर उनको देखकर एंजॉय करता है। फिर वो लेडी उठकर वॉशरूम चली जाती है और उसका हस्बैंड अपनी बेल्ट उतारकर विक्टर को पीटने लगता है। फिर वो अपनी वाइफ को कहता है तुम जाकर कार में बैठ जाओ। फिर विक्टर को पीटने के बाद जब वो जाने लगता है तो विक्टर कहता है पैसे ले जाओ, इसी के लिए तो तुमने पीटा था मुझे। लेकिन वो आदमी कहता है मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए सोल्जर। अब इस आदमी ने ऐसा क्यों किया मुझे तो समझ में नहीं आया। अगर आपको समझ में आया हो तो कमेंट्स में जरूर बताना और कौन कौन इस तरह मार खाना चाहता है ये भी बताना। तभी हम देखते हैं अली उमर के घर में एक वीडियो गेम खेलता है और उसके जरिए अपने भाई के सिस्टम में एक मैसेज भेजता है। फिर याजिद सुलेमान को बुला कर लाता है। सुलेमान अपने भाई से पूछता है तुम इस वक्त कहाँ हो? अली बताता है फिलहाल तो मैं पेरिस में उमर के घर में हूँ। फिर सुलेमान कहता है जल्दी से बताई हुई जगह पर पहुँचो और पीछे कोई सबूत मत छोड़ना। दूसरी तरफ पुलिस वाले उसी मोहल्ले में अली की फोटो दिखाकर लोगों से पूछताछ कर रहे थे कि क्या किसी ने इसे देखा है, लेकिन उन्हें अली का कोई भी सुराग नहीं मिलता। फिर सैंड्रीना पूछती है तुम CIA में क्यों हो? तुम लोगों के आगे दिखावा करते हो कि तुम एक सीटिंग जॉब में हो, मुझे लगता है तुम भेड़िए हो, भेड़ की खाल में भेड़िया।
उसकी बातें जैक को थोड़ी अजीब लगती है। दूसरी तरफ अली अब अपना दिल मजबूत करता है क्योंकि अब उसे अपने दोस्त उमर और उसकी फैमिली को मारना था। लेकिन तभी वहाँ पर नमाज शुरू हो जाती है। जेम्स पूछताछ करने के लिए मस्जिद में पहुँच जाता है, लेकिन वहाँ भी अली को कोई नहीं जानता था। फिर वो मस्जिद से निकलते हुए एक बच्चे से पूछता है, क्या तुमने इसे कहीं देखा है? फिर वो बच्चा बता देता है कि उसने अली को कहाँ देखा है। फिर पुलिस वाले तुरंत उस घर में पहुँच जाते हैं और देखते हैं वहाँ पर उमर अपने बच्चों के साथ बैठा हुआ था, यानी कि अली उन्हें मार नहीं पाया। दूसरी तरफ सुलेमान अपने बच्चों के साथ खेल रहा था। तभी वहाँ पर उसकी वाइफ आती है। फिर वो उसे भी अपने साथ खेलने के लिए कहता है। फिर वो अपने बच्चों को एक स्टोरी सुनाता है कि एक बार मैं घुसपैठियों के साथ जंग लड़कर घर लौट रहा था तो रास्ते में मेरी कार खराब हो गई। फिर वहाँ एक ट्रक आया और ट्रक ड्राइवर ने मुझे अपने साथ चलने को कहा। उसका घर पास में ही था। फिर मैं उसके साथ उसके घर चला गया और एक टेबल पर जाकर बैठ गया। फिर मेरे सामने एक बहुत ही खूबसूरत लड़की चाय लेकर आई और वो खूबसूरत लड़की तुम्हारी माँ थी। इसके पिता के पास ना तो कोई नौकरी थी और ना ही पैसे, इसलिए उसने कुछ पैसों के बदले अपनी बेटी को एक रात के लिए मुझे सौंपना चाहा। लेकिन मैंने उन्हें मना कर दिया कि मैं इसे इस तरह से पाना नहीं चाहता, मैं इससे निकाह करूंगा। फिर मैंने पूरे रीति रिवाजों के साथ इसके साथ निकाह किया और यहाँ ले आया। तब से अब तक हम एक दूसरे से कुछ भी नहीं छुपाते, लेकिन पता नहीं क्यों तुम्हारी माँ ने मुझसे इन पासपोर्ट की बात छुपा ली। फिर वो उन पासपोर्ट को आग में फेंक देता है। इन पासपोर्ट के साथ साथ हनीन के यहाँ से बाहर निकलने के अरमान भी जल जाते हैं। दूसरी तरफ पुलिस वाले उमर के घर की तलाशी ले रहे थे। तभी जैक को वहाँ पर एक एल्बम मिलती है जिसके पीछे एक स्लिप लगी हुई थी और उसके ऊपर लिखा था, शुक्रिया दोस्त, अली मूसा 1983। फिर उन बच्चों से पता चलता है कि अली जाने से पहले यहाँ पर बैठकर गेम खेल रहा था। दूसरी तरफ सुलेमान जब घर पर नहीं था तब हनीन रात को वहाँ से भागने की तैयारी करती है। फिर वो अपनी बेटियों को जगाती है और कहती है जल्दी से तैयार हो जाओ और 3-4 दिन के कपड़े भी ले लेना। फिर वो अपने बेटे को कहती है कि हमें एक सफर पर निकलना होगा तुरंत, तुम्हारे अब्बा के घर लौटने से पहले। लेकिन समीर मना कर देता है और कहता है मैं अब्बू के बिना कहीं नहीं जाऊंगा। फिर वो भागकर अपने अब्बू के पास जाने लगता है। तभी हनीन अपनी दोनों बेटियों को साथ लेकर घर से भाग जाती है और घर के बाहर खड़ी एक कार में बैठ जाती है। उस समय सुलेमान अपने साथियों के साथ बैठा हुआ था। फिर समीर उसके कान में बता देता है कि अम्मी भाग गई। फिर सुलेमान अपने खास आदमी फतेही को साइड में ले जाता है और कहता है उन तीनों को ढूंढकर मेरे पास लेकर आओ। लेकिन फतेही तो खुद चाहता था कि वो यहाँ से भाग जाए। फिर वो याजिद को भी फतेही के साथ भेज देता है। दूसरी तरफ सेंड्रीना उमर से पूछती है कि तुम मुझे बता दो अली कहाँ गया है। तुम अपने बच्चों के बारे में सोचो, अगर मैंने तुम्हें अंदर कर दिया तो इनका ख्याल कौन रखेगा। फिर उमर बताता है कि अली ने मुझसे मेरी कार मांगी और मैंने दे दी, इसके अलावा मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता। दूसरी तरफ जब हनीन अपनी बेटियों के साथ भाग रही थी तो उसकी कार खराब हो जाती है। फिर वो अपनी बेटियों को पैदल ही अपने साथ चलने को कहती है क्योंकि उसे पता था कि सुलेमान के आदमी उसे ढूंढते हुए यहाँ आ जाएंगे। दूसरी तरफ सेंड्रीना बताती है कि हमने अली की कार को ट्रैक कर लिया है, हम जल्दी ही उसे रोक लेंगे। लेकिन जैक कहता है हमें उसे रोकना नहीं है बल्कि उसका पीछा करना है ताकि हमें ये पता चल सके कि वो कहाँ जा रहा है। सेंड्रीना कहती है आगे क्लाउड्स हैं, हमारे ड्रोन बादलों में से उसे नहीं देख पाएंगे, उसे पकड़ना ही होगा क्योंकि उसने हमारे कई पुलिस वालों को मार दिया है। लेकिन जैक कहता है मैं उसका पीछा यमन से कर रहा हूँ, अगर हमें उसके प्लान का पता ना चला तो उस अपार्टमेंट में जो कुछ भी हुआ उससे कहीं ज्यादा बुरा होगा। जेम्स कहता है अगर हम गलत निकले तो बॉर्डर क्रॉस करने से पहले तुम उसे पकड़ लेना। दूसरी तरफ हनीन अपनी बेटियों को लेकर एक गांव में पहुंच जाती है। विक्टर और ईवा ड्रोन से उस पूरे इलाके पर नजर रखे हुए थे। तभी यजीद भी उसका पीछा करते करते उस गांव में पहुंच जाता है। उसकी कार को देखकर ईवा विक्टर को कहती है ये ग्रे कलर की कार हमने पहले इस बस्ती में कभी नहीं देखी। तभी सारा यजीद को देख लेती है और भागकर अपनी माँ को जाकर बताती है कि वे पीछा करते करते इस बस्ती में भी आ गए। इतने में यजीद भी उन्हें देख लेता है और उनका पीछा करने लगता है। ईवा कहती है ये ग्रे गाड़ी किसी का पीछा कर रही है, जरूर कुछ गड़बड़ है। इतने में यजीद उन तक पहुंच जाता है और हनीन को पकड़ लेता है। ईवा और विक्टर अपने सीनियर से पूछते हैं कि हमें कुछ तो करना चाहिए, वो आदमी एक औरत के साथ जबरदस्ती कर रहा है। फिर उनका सीनियर कहता है मैं अभी ऊपर से परमिशन लेता हूँ। इतने में यजीद दोनों लड़कियों को कार में बिठाने लगता है और फतेही हनीन को पकड़ लेता है। हनीन कहती है तुम तो मेरी मदद कर रहे थे ना, अब क्या हुआ। फतेही कहता है मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं जानता हूँ अगर तुम वहाँ गई तो वे तुम्हारे साथ क्या करेंगे। हनीन कहती है मुझे बंदूक दो, मैं यजीद को मार देती हूँ और तुम मेरे पति को कह देना मैंने उसे मारा है। लेकिन इतने में यजीद फतेही को ही मार देता है क्योंकि उसने उन दोनों की बातें सुन ली थी। उसने उन दोनों लड़कियों को भी कार में बांध दिया था और ये सब कुछ विक्टर ड्रोन के जरिए देख रहा था। फिर यजीद हनीन को पकड़कर साइड में ले जाता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। विक्टर फिर से पूछता है लेकिन आगे से कुछ भी ना करने का ऑर्डर मिलता है। विक्टर उस ऑर्डर को फॉलो नहीं करता और ड्रोन के जरिए यजीद पर अटैक कर देता है। इस अटैक में यजीद मरा नहीं था बल्कि घायल होकर बेहोश हो गया था, लेकिन इस बात का उन्हें नहीं पता था। फिर ऑर्डर फॉलो न करने के जुर्म में विक्टर को उसकी जॉब से निकाल दिया जाता है। तभी ऊपर से कॉल आती है कि इन दोनों आतंकवादियों को ठोक दिया जाए। फिर विक्टर का सीनियर उसे कहता है तुम्हारी किस्मत अच्छी है, आज तो तुम्हारी नौकरी बच गई। फिर ईवा कहती है मानना पड़ेगा तुम्हें, तुम बहुत सॉलिड हो। फिर ईवा उसे एक नोट देती है और कहती है तुम इसे डिजर्व करते हो। तभी हनीन भी अपनी बेटियों को लेकर उस कार में बैठकर वहाँ से चली जाती है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं क्या होता है।
4th एपिसोड में हम देखते हैं अली बहुत ही तेज स्पीड में कहीं जा रहा था। तभी एक पुलिस वाला उसकी कार के पीछे लग जाता है। फिर उसकी गाड़ी रुकवाने के बाद पुलिस ऑफिसर उससे गाड़ी के पेपर्स और लाइसेंस मांगता है। जब अली गाड़ी में से पेपर्स निकालता है तो पुलिस वाला उसके पेट पर खून देख लेता है। फिर वो अली को कहता है तुम गाड़ी में ही रुको, मैं अभी आता हूँ। अली समझ जाता है कुछ गड़बड़ होने वाली है, इसलिए वो अपनी गन निकाल लेता है। लेकिन तभी वो पुलिस वाला वहाँ पर वापस आता है और कहता है कि अब तुम जाओ, लेकिन गाड़ी तेज मत चलाना, सड़क पर बर्फ जमी है, एक्सीडेंट हो सकता है। ये पुलिस वाला उसे इसलिए जाने देता है क्योंकि उसे ऐसा करने का ऑर्डर मिला था। जैक और उसके बाकी के ऑफिसर्स उस समय ड्रोन के जरिए उस पर नजर रखे हुए थे। फिर सेंड्रीना दोबारा जैक से पूछती है, क्या तुम्हें यकीन है ये हमें सुलेमान तक पहुंचाएगा? जैक कहता है यकीन के साथ तो नहीं कह सकता, तुमने भी तो गेम के अंदर वो मैसेज देखे थे, वो किसी के साथ तो मिल रहा है। अब यही एक जरिया है उस जगह पर पहुंचने का जहां से सुलेमान प्लानिंग कर रहा है। थोड़ा बहुत रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। दूसरी तरफ जेम ब्रूनो नाम के एक पुलिस ऑफिसर के साथ अली के ही पीछे जा रहा था। फिर ब्रूनो कहता है कि जिस तरीके से फ्रांस के अंदर मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, अब ज्यादा समय नहीं लगेगा इसे भी मुस्लिम देश बनने में। ये बात सुनकर जेम्स को बुरा लगता है और वो अपनी माला निकालकर उसके मन के फेरने लगता है। ब्रूनो पूछता है ये तुम क्या कर रहे हो? फिर जेम्स कहता है कि मैं इसका इस्तेमाल तब करता हूँ जब मस्जिद नहीं जा पाता या फिर मुझे अपना गुस्सा कंट्रोल करना होता है। ये बात सुनकर ब्रूनो समझ जाता है कि ये भी मुस्लिम है, इसलिए वो चुप कर जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं सुलेमान टीवी पर न्यूज सुन रहा था कि 12 डॉक्टर्स को अगवा कर लिया गया है। ये डॉक्टर सीरिया में चल रहे गृह युद्ध में घायल लोगों के इलाज के लिए गए थे। तभी हम देखते हैं कि सुलेमान शेख अल रदवान के पास जाता है। फिर वहाँ जाकर वो रदवान से कहता है कि मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। दूसरी तरफ अली की हालत और ज्यादा खराब हो जाती है क्योंकि उसके पेट से खून बह रहा था, उसकी गाड़ी का भी तेल खत्म होने वाला था। दूसरी तरफ सुलेमान और रदवान जब दोनों बैठकर बातें कर रहे थे तो रदवान उसे कहता है कि मैंने सुना है तुम्हारी बीवी भाग गई और तुम्हारा भाई भी लापता है। मैंने एक खबर और सुनी है कि तुम एक ग्रुप के लिए लोगों को भर्ती कर रहे हो जिसमें शिया, सहानी और सलाफियों को भी शामिल किया गया है। अब तुम गद्दारों को साथ लेकर युद्ध लड़ोगे। यहाँ मैं सरदार हूँ, तुम मेरा हुक्म मानते हो। लेकिन सुलेमान कहता है ये बात पुरानी हो गई, अब मैं यहाँ पर तुमसे कुछ खरीदने आया हूँ। फिर वो अल रदवान से उन डॉक्टर्स को खरीद लेता है जिनको अगवा किया गया था। फिर वो उन सभी डॉक्टर्स को अपनी वैन में बिठा देता है। अब बारी आती है अल रदवान को पैसे देने की, लेकिन सुलेमान उसे पैसे नहीं देता। सुलेमान कहता है मैंने सुना है तुमने अपने आदमियों को कई महीने से पगार नहीं दी, इसलिए अब ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं उन सबको पगार दूं। रदवान कहता है तुम्हें क्या लगता है ऐसा करके तुम मेरे आदमियों को खरीद लोगे? फिर वो अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि सुलेमान को बंदी बना लिया जाए, लेकिन कोई भी उसका ऑर्डर फॉलो नहीं करता। फिर सुलेमान कहता है तुम चिंता मत करो, मेरे पास तुम्हारे लिए भी कुछ है। फिर सुलेमान उसे बंदी बनाकर अपने घर ले आता है। फिर वो रदवान को लातों से पीटता है और उसके आदमियों को कहता है कि इस आदमी ने अपनी जिंदगी शानो शौकत से जी है और तुम लोगों का हक मारा है। जिसने भी इसके खिलाफ आवाज उठाई इस भेड़िए ने उसका मुंह बंद करवा दिया। फिर वो उसको और मारता है और ले जाकर विदेशियों के साथ बंद करने को कहता है। फिर वो अपने सभी साथियों को प्रेरित करता है कि अगर तुम मेरा साथ दोगे तो हम अपनी जमीन पर से सभी विदेशियों को भगाकर अपनी इस्लामी हुकूमत कायम करेंगे जहाँ पर हम सब अमन से रहेंगे। दूसरी तरफ सेंड्रीना और जैक एक गैस स्टेशन पर पहुँच जाते हैं। सेंड्रीना सामान लेने के लिए अंदर चली जाती है और जैक कार में पेट्रोल भरने लगता है। तभी जैक को वहाँ पर खड़ी एक गाड़ी पर शक होने लगता है। फिर वो जैसे ही उसके अंदर झांकता है पीछे से अली उसे देख लेता है। फिर वो अपनी गन निकालकर जैक को शूट करने ही वाला था, इतने में वहाँ पर सेंड्रीना आ जाती है और उस पर गोलियां बरसा देती है। फिर अंदर से एक गार्ड आता है और सेंड्रीना को लुटेरा समझकर उसके पेट में गोली मार देता है, लेकिन अली उस गार्ड को ठोक देता है और फिर जैक की तलाश करने लगता है। जैक उस समय छिपता फिर रहा था क्योंकि उसके पास गन नहीं थी। फिर वो अपनी गन उठाने के लिए चुपके से अपनी कार के अंदर जाता है, लेकिन अली उसे देख लेता है और मारने की कोशिश करता है। फिर गोलियां खत्म होने के बाद अली वहाँ से भाग जाता है। फिर जैक उसका पीछा करने की बजाय सेंड्रीना को संभालता है क्योंकि उसके पेट में गोली लगी थी और खून बह रहा था। फिर वो चिल्लाकर गैस स्टेशन के स्टाफ को बुलाता है और कहता है जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाओ। फिर सेंड्रीना उसे अली का पीछा करने के लिए कहती है। तभी जैक अली का पीछा करते करते एक जंगल में घुस जाता है। फिर वहाँ उसे एक घर मिलता है। बर्फ पर छपे हुए पाँव के निशान और खून के चीटे उस घर की तरफ ही इशारा कर रहे थे। फिर जैक जब उस घर के अंदर जाता है तो अली उसके ऊपर हमला कर देता है। वो जैक के ऊपर बैठ जाता है और उसका गला दबाकर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जैक उसे पीछे गिरा देता है और अपनी गन उठाकर उससे पूछता है बता हमला कहाँ होने वाला है। फिर अली जैसे ही होशियारी दिखाने की कोशिश करता है जैक उसे ठोक देता है। अली को मारकर उसे काफी दुख होता है। फिर जब वो वापस गैस स्टेशन पर जाता है तो देखता है सेंड्रीना भी दम तोड़ चुकी है। अब अली मर चुका था, इसलिए जैक और जेम्स वापस वाशिंगटन डीसी में आ जाते हैं। फिर जेम्स जैक को कहता है तुम उनके बारे में ज्यादा मत सोचना, अपने दोस्तों से मिलो, दारू पियो और मौज करो। जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी गलती नहीं थी, अगर जरूरत पड़े तो तुम मुझे कॉल कर सकते हो। फिर रात को जब उसका दिल नहीं लगता तो वो डॉक्टर कैथी को मैसेज करता है। फिर वे दोनों डिनर के लिए जाते हैं।
वहाँ वो उसे अपने पापा के दोस्त से मिलवाता है जो कि उसके पापा के साथ पुलिस में थे। जैक बताता है कि मैंने अपनी लाइफ की पहली बियर इसी रेस्टोरेंट में पी थी क्योंकि मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को मेरे ही दोस्त के साथ किस करते हुए देख लिया था। फिर डिनर खत्म होने के बाद जैक उसे घर छोड़ने जाता है और फिर उनकी ये मुलाकात बिस्तर पर खत्म होती है। अगले सीन में हम देखते हैं फादर जोसेफ का फ्यूनरल चल रहा था जिनको 4th एपिसोड की शुरुआत में मार दिया गया था। तभी उमर और जुबेर नाम के वही दोनों गुंडे जिन्होंने फादर को मारा था वे अपने अगले अटैक की तैयारी कर रहे थे। फिर वे चर्च में आकर बैठ जाते हैं और जो हथियार उन्होंने बनाया था उसे एक्टिवेट करके चर्च से बाहर चले जाते हैं। फिर बाहर जाकर वे चर्च के दरवाजे को जंजीर से बांधकर बंद कर देते हैं ताकि उसे कोई भी खोल ना पाए। फिर उनमें से एक आतंकी उस बम को एक्टिवेट कर देता है और एक्टिवेट होते ही चर्च के अंदर अजीब सी गैस फैल जाती है। फिर चर्च के अंदर मौजूद सभी लोग हंसने लगते हैं और वहाँ से बाहर जाने की कोशिश करते हैं। जब दरवाजा नहीं खुलता तो वहाँ पर अफड़ा तफड़ी मच जाती है। अब उन लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी इसलिए वे बेहोश होकर गिरने लगते हैं।